आज फिर से देखने के लिए मुझे कुछ लोग आए थे। हमेशा की तरह ही मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे विश्वास था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम को लड़के वालों को फ़ोन करके माफ़ी मांग ली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी। मुझे उनके प्यार पर कोई शक नहीं था, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद एक दादी थीं जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। वो मेरी दोस्त थी, मेरी माँ थी, वो सब कुछ थी मेरे लिए। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं कभी भी दादी पर शक नहीं करना चाहती थी। इस सच्चाई के बावजूद कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने माँ बाप के घर बैठी बैठी रह जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। इस भरी दुनिया में तुम उनका एक अकेला सहारा हो। अगर वो तुम्हारी शादी कर देंगी तो फिर इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएंगी, इसलिए वो तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती। मैं अपनी दोस्तों की बात सुनकर हंस देती थी और कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सब समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी अरेरे गहरे से ब्याहना नहीं चाहती, वो मेरे लिए कोई बहुत ही ख़ास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब दादी ने हर रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था कि क्या मेरी सारी सहेलियां सही कहती थीं। शाम को जब पापा घर आए तो मेरी बुआ ने कहा कि आज जो लोग ऋचा को देखने आए थे वो आपको कैसे लगे। मेरी बुआ की बात सुनकर दादी कहने लगी, अरे दफ़ा करो उन लोगों को, जाने कहाँ से उठकर आ गए थे, बिल्कुल कंगले लग रहे थे। मैं अपनी पोती का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूँगी। मैंने महसूस किया था कि पापा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने शब्दों को ध्यान में रख कर बोले, मम्मी आपको याद है ना, ऋचा पूरे 25 वर्ष की हो गई है। अभी तो उसके लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन 1-2 साल गुजर गया तो लोग हमारे घर आना छोड़ देंगे, फिर आप इसके लिए कहाँ से रिश्ते ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं ऋचा की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं उसे तुम्हारी जल्दबाजी की भेंट नहीं चढ़ने दूँगी। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा। दादी बड़े सुकून से बोली, फिर क्या, मैं अपनी पोती को घर बिठाकर रखूँगी। उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूँगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी दोस्तों की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। दादी मेरी शादी ही नहीं कराना चाहती थी ताकि वह अकेले ना रह जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही कुंवारी बैठी रहूँगी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश वो मुझे छोड़कर न गई होती तो आज मुझे ये सब ना सहना पड़ता। इस बात को 4 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, ऋचा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे तैयार नहीं होना। आपको कौन से लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बेकार में तैयार होकर बैठ जाऊं? मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही कर देना है। मेरी बात सुनकर मेरी दादी मुस्कुराती हुई कहने लगी, हो सकता है कि ये लोग वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से ये दिल में कोई बुरी बात मत रखो। दादी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे विश्वास था कि इस बार भी दादी मना कर देंगी, मगर फिर भी दादी की खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें, एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, हमें तो ऋचा बहुत ही अच्छी लगी। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 11,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उस औरत की इतनी जल्दबाजी पर बौखला गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वो पैसे रख लेने का इशारा किया। मैं वो पैसे थाम कर किचन में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था? मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मैं दादी पर अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दादी किसी भी पल अपना फ़ैसला बदल सकती थी। वो लोग वापस जा चुके थे। पापा जब शाम के वक्त घर आए तो दादी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो महेश, मैंने ऋचा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा था। कहने लगे, अच्छा मम्मी, ये तो बताएं कि उन लोगों में ऐसी क्या बात थी जो आपको वो बात भा गई? दादी कहने लगी, वो लोग हमारे शहर के बहुत बड़े अमीर हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उनकी आंखों में मैंने बेचैनी देखी थी। वो अविश्वास से बोले, मम्मी मगर ये सब?
दादी ने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, मुझे मालूम है मैंने क्या करना है। मुझे 100% विश्वास था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। पापा ने ना में सर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी वहाँ पर नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उन लोगों के साथ। बेजोड़ के रिश्तों में हमेशा औरत को ही दबना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाज नखरों से इसलिए तो नहीं पाला कि वो लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस महेश, अब तुम चुप ही रहो। मैंने ऋचा का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है तो मेरा इतना तो हक बनता है ना। पापा चुप कर गए थे, मगर उनके चेहरे से मैंने साफ महसूस किया था कि वो खुश नहीं थे। मैं अभी ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने सिर्फ इसलिए मेरा रिश्ता कर दिया कि वो बहुत अमीर लोग थे। मेरी दादी तो बहुत ही सब्र वाली थी, हमेशा गरीबी में ज़िंदगी बसर की, मगर मुंह पर कभी शिकवा नहीं आया। सारी ज़िंदगी भगवान का धन्यवाद करती रही। लेकिन मेरे लिए जितने भी मिडिल क्लास के रिश्ते आए थे, दादी ने सबको ठुकरा दिया था। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घराने से रिश्ता आया तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी थी। रात के समय पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, ऋचा, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्ज़ी ही से तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे थे। बोले, लेकिन मैं इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हूँ। मैं गरीब इंसान हूँ, तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूं तो भी उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, और ना ही उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दे सकता हूं। उन लोगों का पूरे शहर में एक नाम है, एक रुतबा है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर लोगों के ताने ना सुनने पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे ही लोगों में हो। मैंने अपने कंधे उचका दिए और बोली, पापा, ये बातें तो आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। पापा मेरे सर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि दादी और पापा में क्या बात हुई, मगर पापा मान गए थे। उन लोगों ने दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया और शादी भी सादगी से करना चाहते थे। पापा को इन बातों ने भी बहुत परेशान कर रखा था, मगर उन्होंने दादी की ज़िद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी, मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के समय दादी मेरे पास आकर मेरे कान में बोली, तुम बहुत बड़ी हवेली की बहू बनकर जा रही हो, थोड़ा होशियार रहना, उन लोगों में रच बस जाना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती जा रहना, और फिर जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे और जेवर वगैरह ले आया करना और मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इतनी ज़्यादा लालची बन गई थी कि वो मुझसे पैसों की मांग कर रही थी? क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने लालच की खातिर ही की हो। मैं अपने दिल में हज़ारों उलझने लेकर हवेली में रुखसत होकर आ गई थी। मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि न जाने मेरा पति कैसा होगा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का अंदर दाखिल हुआ था। वो बेड पर मेरे पास आकर बैठ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो ऋचा? ये शादी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा था और पहली ही नज़र में वो मुझे पसंद आया था। वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। मेरा पति राजवीर बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा था। उसके बात करने के अंदाज में चाशनी घुली हुई थी। जी चाह रहा था कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वो और अमीरों जैसा नहीं था, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा और जिनके नेचर में हमेशा घमंड भरा रहता है। मैंने तो सुन रखा था कि अमीर लोग बहुत ही सख्त मिजाज होते हैं। राजवीर कहने लगा, ऋचा, हमारी हवेली में तुम्हें तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा जीवन साथी एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आई थी और सब लोग मेरे ऊपर वारी सदके जा रहे थे। यह घर लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता वो मेरे हाथों में हज़ारों रुपए रख देता। मैंने राजवीर से इस बारे में पूछा तो कहने लगा, ये हमारे यहाँ रिवाज है। नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुँह दिखाई का तोहफ़ा देता है। मैं बहुत सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी। तभी मुझे दादी की बात याद आई। ये पैसे मुझे उनको देने थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा पैसे उन्हें कैसे दे सकती थी। अगर राजवीर या उसके घर वालों ने पैसों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं इसी सोच में खोई हुई थी जब एक अधेड़ उम्र की नौकरानी मेरी तरफ बढ़ी थी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, मैम साहब,
मैं आपको क्या तोहफ़ा दूँ? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब होने का आशीर्वाद दें। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तभी घर की और नौकरानियाँ भी आ गईं। सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गई थीं, एक-एक करके आगे बढ़तीं और मुझे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दे देतीं। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, मुझे घर की नौकरानियों से कुछ लेना चाहिए या नहीं? मेरी सास ने मुझे भेंट लेने का इशारा कर दिया। जब वो चली गई तो मेरी सास मेरे पास आईं और बोली, भेंट हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि भेंट में क्या है और कौन दे रहा है। तुमने ये भेंट देकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर की मालकिन ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली है। सास की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गईं तो सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे पास आकर बोली, मैम साहब, मेरा नाम राजेश्वरी है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन आप मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा दूंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। मैंने राजेश्वरी का हाथ थाम लिया और बोली, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, वही मेरे लिए बहुत है। फालतू में ख़ुद को परेशान मत करें। मैं इतना कहकर अपने पति के साथ आगे बढ़ गई थी। इस हवेली में बहुत से लोग रहते थे। मेरी सास, मेरे ससुर, उनके 2 भाई, फिर उनकी औलादें और उनके बेटों बहुओं की भी, सब के सब बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहू बहू और भाभी भाभी कहकर नहीं थकते। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन राजेश्वरी सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, मैम साहब, अगर आपकी सास या पति आपसे कहें कि आओ तुम्हें हवेली का तहखाना दिखा दें तो उनकी बात हरगिज़ मत मानना, उनके साथ जाने की गलती मत करना। मैंने सवालिया नज़रों से राजेश्वरी की तरफ देखा था, मगर वो मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही थी। मेरे दिल में ढेरों सवाल उठ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि राजेश्वरी से पूछ कर ही रहूँगी उसने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा पति आ गया था। बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हो? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि राजवीर को पता चले कि मुझसे राजेश्वरी ने ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन राजेश्वरी से बात करने का मौका तलाशती रही, मगर वो मुझे अकेली नहीं मिली। कभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी बाहर हाल में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती। रात के 11 बजे तक मैंने मौका तलाश करने की कोशिश की थी, मगर जब नाकामी हुई तो मैंने सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुबह मैं बहाने से राजेश्वरी को अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने मुझे ये सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और राजवीर नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकले तो राजेश्वरी हाल में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, राजेश्वरी, तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊं तो फिर तुमसे कमरे की अच्छे से सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सर हिला दिया। हम सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, ऋचा, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सबके सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने आशीर्वाद से अपनी सास की तरफ देखा था। वो कहने लगी, इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे ये नहीं कहा, ये तो नहीं कह दिया कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। राजवीर जल्दी से कहने लगा, मम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी पत्नी घर के काम क्यों करे? मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत ही अच्छे घरों से आई थीं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पत्नी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना करे तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी मौज मस्ती के लिए घर में फूट डलवा देती हैं। मुझे उनकी ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सब घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई थी। मैं इस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर राजेश्वरी भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुंह दिखाई का तोहफ़ा ज़रूर दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पलट कर देख रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास बहुत ही तेज़ी के अंदाज में कमरे में दाखिल हुई थी। जब मेरी सास ने मेरे हाथ में राजेश्वरी का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वो डर के मारे चीख पड़ी और लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं गरीबों में दे दूंगी। फिर राजेश्वरी की तरफ देखकर बोली, इस लिफाफे में पैसे ही हैं ना? राजेश्वरी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, जी बड़ी मैम साहब, पैसे ही हैं। इतनी देर में राजवीर भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फ़ौरन मेरे पति को इशारा किया तो वो जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। अगले दिन से वो नौकरानी गायब हो गई थी।
मेरी सास ने यह बात दोपहर के खाने पर बताई थी कि राजेश्वरी कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि राजेश्वरी को क्या अभी ही जाना था अपने गांव। मुझ पर इतना ज़्यादा काम पड़ गया कि मैं राजेश्वरी की इस तरह से अचानक गायब हो जाने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थीं, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। हवेली में बहुत सारे लोग थे तो काम भी बहुत ज़्यादा होता था और इतना काम करने की मुझे आदत भी नहीं थी। दादी ने तो मुझे राजकुमारी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकायत थी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत तो हमसे 1000 गुना अच्छी थी। अगर मेरी शादी अपने ही जैसे लोगों में होती तो मुझे ये सब कुछ सहना ना पड़ता। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में राजवीर कमरे में आ गया था तो मेरा उदास चेहरा देखकर वो खुद भी उदास हो गया। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ आ गया है, तुम इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं हो। मैंने मम्मी से बात की थी, वो कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूँगी, बस मुझे कुछ ही दिन उसकी आजमाइश करनी है। तो मम्मी के इकलौते बेटे की पत्नी हो, तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करेंगी। ये सब जानबूझकर वो कर रही हैं ताकि देख सकें तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं राजवीर की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी। मुझे घर के कामों में लगे लगे 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन में राजवीर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया और बोला, देखो तो क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये तो वो नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, आंखों के आसपास काले घेरे, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। मैं बोली, राजवीर, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है तो मैं क्या करूं? राजवीर बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। आज तुम्हारा सारा काम सिर्फ मेरे साथ होगा। समय सारा मेरे साथ होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। मैं फीकी सी हंसी हंस दी और बोली, तुम्हें इस चीज़ की अनुमति मिल जाएगी? उसने बोला, बिल्कुल। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हैरान रह गई कि राजवीर सच में मुझे अपने साथ ले गया। मैं घूमी फिरी, हमने बाहर ही खाना खाया। मैं कपड़े ख़रीदने के लिए एक दुकान में चली गई तो राजवीर बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने हाथ पकड़कर बुलाया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी क्योंकि सामने मेरी नौकरानी राजेश्वरी खड़ी थी। वो मुझसे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। राजेश्वरी तो इसी शहर में थी। फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था कि राजेश्वरी अपने गांव गई है? और फिर राजेश्वरी अब बार बार मुझे ये क्यों बताती थी कि मेरी जान को ख़तरा है? ज़रूर हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो लिफाफा हर हाल में ढूंढ कर रहूँगी और उसे देखकर ही रहूँगी कि जैसे ही राजवीर जूस लेकर आया, मैंने उसे घर चलने को कहा। वह हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े तो ख़रीद लो, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। राजवीर कुछ परेशान तो हो गया था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आई। सफाई के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे शरीर का जोड़ दुख गया था। थकान से मैं थककर चूर हो चुकी थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद वो लिफाफा मुझे मेरी सास के बेड के गद्दे के नीचे से मिल ही गया था। मैं उस लिफाफे को छिपाकर अपने कमरे में आ गई थी, अंदर से गेट बंद करके। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थीं, मेरे पापा की और नौकरानी राजेश्वरी की शादी की तस्वीरें। देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या राजेश्वरी मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है? मैंने जल्दी सारी चीज़ें देखना शुरू कर दी थीं। उसमें राजेश्वरी और मेरे पापा की शादी के कुछ पेपर्स भी थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पापा की शादी राजेश्वरी से ही हुई थी। वहीं पर राजेश्वरी के पिता का नाम लिखा हुआ था, चौधरी रंजीत। रंजीत तो राजवीर के दादा का नाम था। तो क्या राजेश्वरी राजवीर की बुआ थी? अगर राजेश्वरी राजवीर की बुआ थी और मेरी माँ थी, तो इसका साफ मतलब था कि मेरे पति राजवीर मेरे मामा का लड़का था। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। अभी मेरे होश ठिकाने भी नहीं आए थे कि तभी राजवीर अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस तरह हक्का बक्का बैठे देखकर वो भी परेशान हो गया। जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो?
राजवीर, ये सब क्या है? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सच्चाई पता नहीं थी कि तुम मेरे मामा के बेटे हो? मेरी बात पर राजवीर ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। वो बोला, ऋचा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने सारे कागजात राजवीर की तरफ उछाल दिए। सारे पेपर्स देखने के बाद राजवीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। थोड़ी देर बाद हम दोनों के होश ठिकाने आए तो राजवीर ने मुझे समझाया, ऋचा, तुम परेशान मत हो, मैं सारी सच्चाई जान कर रहूँगा। सच्चाई जानने से पहले हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। राजवीर ने मुझे बहुत देर समझाया था। राजवीर के समझाने पर मैं मान गई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि राजवीर मेरे साथ था। शाम को लगभग 6 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थी। कहने लगी, चलो तुम्हें इस हवेली का तहखाना भी दिखा दूँ। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे को जान चुकी हो। मैंने सोचा, आज हवेली का तहखाना भी तुम्हें दिखा दूँ। मेरे दिमाग में अचानक खतरे की घंटियाँ बजने लगी थीं। मैंने अपनी सास से कहा कि आप चले, मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और राजवीर को मैसेज कर दिया कि आपकी माँ मुझे तहखाना दिखाने ले जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो तुम मुझे तहखाने में आकर ढूंढना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। राजवीर को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई। मेरी सास मुझे नीचे तहखाने में ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने मुझे एक कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं डर के मारे थर-थर काँप रही थी। यूं ही समय गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि धीरे धीरे अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। बहुत देर बाद किसी ने दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। मेरी जान में जान आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। हॉल में सब लोग जमा थे। राजवीर बोला, मम्मी, मेरी पत्नी नीचे तहखाने में बंद थी। उसको वहाँ किसने बंद किया? आप तो कह रही थी कि ऋचा घर से भाग गई है अपने आशिक के साथ। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझसे राजवीर की बात सुनकर मेरी सास बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बोली, वो भागने ही वाली थी। मुझे उसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो मैंने बदनामी के डर से इसे तहखाने में बंद कर दिया था। अपनी माँ की बात सुनकर राजवीर गुस्से से दहाड़ कर बोला, झूठ, सब झूठ। तब मेरे ससुर आगे बढ़े थे और बोले, ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि जाकर ऋचा को तहखाने में बंद कर दो। आज मैं तुमको इसकी वजह भी बता ही दूं कि हम ऋचा की जान क्यों लेना चाहते थे। ये लड़की ऋचा राजेश्वरी की बेटी है, लेकिन राजेश्वरी हमारी सगी बहन नहीं थी, मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। राजेश्वरी के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो पिताजी राजेश्वरी को अपने साथ ले आए थे। हम तीन भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। राजेश्वरी को पाकर हम भी खुश हो गए थे, लेकिन उस समय हमें राजेश्वरी से नफरत हो गई जब पिताजी ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा राजेश्वरी के नाम कर दिया था। हम तीनों भाई नहीं चाहते थे कि हमारी जायदाद घर से बाहर जाए, और फिर धीरे धीरे हम तीनों भाई राजेश्वरी से नफरत करने लगे। फिर एक दिन राजेश्वरी ने हमारे नौकर के साथ भागकर शादी कर ली। इस सब के बाद भी पिताजी ने राजेश्वरी के नाम की दौलत वापस हमारे नाम पर नहीं की। कहने लगे, राजेश्वरी की ज़िंदगी है, वो जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है। हम तीनों भाई खून का घूंट पीकर रह गए थे, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमने राजेश्वरी की तलाश जारी की। कुछ समय बाद हमें राजेश्वरी मिल गई। राजेश्वरी के पति की गैर मौजूदगी में हम उसके घर पहुँचे और फिर राजेश्वरी के पति को बताए बगैर ही हम राजेश्वरी को ज़बरदस्ती अपने घर ले आए और उसे अपनी हवेली में नौकरानी बना दिया। बाद में पता चला कि राजेश्वरी की एक बेटी भी है और राजेश्वरी ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर दी है। उसने अपनी वसीयत में लिख रखा था कि जब तक मेरी बेटी 25 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो जायदाद किसी के नाम पर नहीं की जा सकती। जब राजेश्वरी की बेटी 25 साल की हो जाएगी तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से वो जायदाद किसी के नाम पर कर सकती है, या फिर जब राजेश्वरी की बेटी 25 साल की हो जाती है और उसकी अचानक मौत हो जाती है, तो उस कंडीशन में जायदाद राजेश्वरी के नाम पर आ जाती है और फिर हम राजेश्वरी से ज़बरदस्ती वो जायदाद अपने नाम करवा लेते। हमें राजेश्वरी की बेटी का पता चला और इसीलिए तुम्हारी शादी राजेश्वरी की बेटी के साथ कर दी। अब ऋचा 25 साल की हो चुकी है। मैंने और तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे ताऊ चाचा ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि ऋचा को तहखाने में बंद कर दो, वहीं घुट घुट कर मर जाएगी और फिर सारी जायदाद राजेश्वरी के नाम पर होने के बाद हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन हमें डर था कि कहीं राजेश्वरी अपनी बेटी को सच्चाई ना बता दे, इसलिए राजेश्वरी को इस हवेली से निकाल कर दूसरी हवेली में भिजवा दिया और आज ऋचा को तहखाने में डलवा दिया। अपने ससुर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं अंदर से काँप गई थी, जबकि राजवीर गुस्से से बोला था, शर्म आती
आती है मुझे आप लोगों को अपने माँ बाप कहते हुए। आप जायदाद की लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि आपने तो रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया था। भले ही राजेश्वरी आपकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन दादाजी ने उसे सगी बेटी बनकर पाला था। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज कर लेते। आज से मैं आप लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ। ये कहकर राजवीर ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी हवेली जाकर मेरी माँ को साथ लिया और फिर हम सब अपने घर आ गए थे। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। तब दादी बोली, समझ में आया कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों करती थी। क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी रिचा ही कर सकती थी। क्योंकि मुझे पता था कि राजेश्वरी ने सारी जायदाद रिचा के नाम कर दी है और एक दिन राजेश्वरी के वो मुंह बोले भाई राजेश्वरी को ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। वो लोगों को राजेश्वरी को लेकर चले गए। राजेश्वरी को उन्होंने कैद कर लिया था। मुझे ये भी विश्वास था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि सारी जायदाद रिचा के नाम पर है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि जायदाद उनके नाम पर चली जाए। मैं उनके उठाए जाने वाले कदम का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले मैंने रिचा की शादी नहीं करवाना चाहती थी और फिर वो खुद ही रिचा का रिश्ता लेकर आ गए। मैं जानती थी कि ये शादी सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ रिचा से जायदाद लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रख कर रिचा की शादी राजवीर से कर दी थी। मैंने दिल में सोचा, दादी आपको पता है नहीं, आपको अपनी बहू पाने के चक्कर में मेरा क्या होने वाला था। राजवीर ने अपने माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर लिया और अब हम एक ही घर में खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।